हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे आतंकियों की मदद के लिए पाकिस्तान का नया पैंतरा पीओके में लगा रहा टेलीकॉम टावर। सेना अलर्ट मोड में आ गई। जी हां दोस्तों, पीओके में अचानक बड़ी मोबाइल टावरों की संख्या। आतंकी हमले के बदले पैटर्न के बीच पाकिस्तान की नई सबसे बड़ी साजिश का खुलासा सबसे पहले आपको बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे ममता बनर्जी का भड़काऊ बयान। कहा राम वाम और श्याम मिले हुए हैं, किस ओर है ममता बनर्जी का इशारा। दोस्तों सारी जानकारी आपको बताएंगे, बस बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का जमकर समर्थन करते और मानते हैं कि भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 और बेहतरीन सेना है। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद का नाम मत भूलेगा। चलते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ, जहां पीओके में अचानक बढ़ी मोबाइल टावरों की संख्या। आतंकी हमले के बदले पैटर्न के बीच पाकिस्तान की नई साजिश। जी आतंकवादियों और उनके साथियों की घुसपैठ गतिविधियों में मदद करने के लिए हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में नियंत्रण रेखा के पास मोबाइल टावरों की संख्या में इजाफा हुआ है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि आतंकवादी समूह अत्यधिक एनक्रिप्टेड YSMS सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। अधिकारियों ने विशेष रूप से जम्मू क्षेत्र के दक्षिणी पीर पंजाल रेंज में घुसपैठ की कोशिशों और हाल के आतंकी हमलों के पैटर्न के अध्ययन के बाद कहा कि आतंकवादी समूह अत्यधिक एनक्रिप्टेड YSMS सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। बता दें, ये एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें गुप्त संचार उद्देश्यों के लिए स्मार्टफोन और रेडियो सेट का इस्तेमाल किया जाता है। इस तकनीक के इस्तेमाल से पीओके में आतंकी संगठन का हैंडलर LOC पर इस्तेमाल होने वाले नेटवर्क के जरिए जम्मू में घुसपैठ करने वाले समूह से जुड़ा होता है। ऐसा सेना या BSF से बचने के लिए किया जाता है, जो पाकिस्तान से लगी सीमाओं की रक्षा करती है। जी हाँ, टेलीकॉम सिग्नल को बढ़ावा देने की परियोजना पूरी तरह से पाकिस्तानी सेना अधिकारी मेजर जनरल उमर अहमद शाह के नेतृत्व वाले विशेष संचार संगठन को सौंप दी गई है। अहमद शाह के बारे में माना जाता है कि वो पहले पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी ISI के साथ काम करता था। दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां भारत के सबसे लोकप्रिय PM के खिताब पर फिर नरेंद्र मोदी का कब्जा। सर्वे में अटल इंदिरा मनमोहन सबको छोड़ा पीछे। जी हाँ, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल समाप्त होने वाला है, लेकिन वो अब भी देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री बने हुए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले किए गए एक सर्वे में उन्हें 44% लोगों ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री बताया है। इस सर्वे में अटल बिहारी वाजपेयी दूसरे और इंदिरा गांधी तीसरे स्थान पर रही। खास बात यह है कि दूसरे सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री अटल जी को महज 15% वोट मिले हैं। सी वोटर ने इंडिया टुडे के लिए मूड ऑफ द नेशन सर्वे किया था। यह सर्वे 35,000 से ज्यादा लोगों के बीच किया गया। देश की हर लोकसभा सीट में इसे किया गया। लोगों से अलग अलग सवालों पर उनकी राय पिछले साल दिसंबर में इस साल जनवरी के बीच ली गई। मूड ऑफ द नेशन सर्वे में PM मोदी को 44% लोगों की पहली पसंद रहे। वहीं 15% लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी और 14% लोगों ने इंदिरा गांधी को सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री बताया। तो वहीं 11% लोगों की नजर में मनमोहन सिंह देश के अब तक के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री रहे हैं। हालांकि इस सूची में राजीव गांधी को कोई जगह नहीं मिली, जिनकी अगुवाई में कांग्रेस ने 400 से ज्यादा सीटें जीती थी और अपने समय में उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा थी। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी ज्यादा लोगों ने वोट नहीं दिया। बहरहाल दोस्तों, अगर आपसे हम इस सवाल पूछें कि अब तक के देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आपकी नजर में कौन है दोस्तों, तो आप किसका नाम लेंगे कमेंट में लिखकर भारी मात्रा में बताएगा। देखते हैं कौन क्या जवाब देता है। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर की बात करें, जहां पुतिन के धुर विरोधी नेता नवलनी की जेल में मौत के बाद रशिया में भारी बवाल। श्रद्धांजलि के दौरान 400 प्रदर्शनकारी हिरासत में। जी हां, पुतिन के धुर विरोधी नेता अलेक्सी नवलनी की 2 दिन पहले जेल में हुई मौत के बाद रशिया में बवाल मच गया है। नवलनी को श्रद्धांजलि देने सड़कों पर उतरे लोगों ने राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने हाथ में मोमबत्तियां, बैनर और पैम्पलेट लिए थे। उन्होंने पुतिन के खिलाफ नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों की सड़क पर बढ़ती भीड़ को देखकर रशिया पुलिस भी चक्कर में पड़ गई। इसके बाद उन्हें हिरासत में लेने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। बता दें कि रशिया में विपक्षी नेता अलेक्सी नवलनी को श्रद्धांजलि देने के दौरान 400 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। अगली खबर बताते, गिलगित बाल्टिस्तान में बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ दूसरे दिन भी चक्का रहा जाम। जी हां, पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान में बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे शहर के निवासियों ने शनिवार को भी लगातार दूसरे दिन चक्का जाम किया। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जुमे की नमाज के बाद नगराल में शहीद मिल्लत रोड को ब्लॉक कर दिया गया और सड़क को सभी तरह के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की है कि स्पेशल लाइन खत्म करने के सिर्फ बयान आ रहे हैं, लेकिन इस दिशा में कोई कार्रवाई हो नहीं रही। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि रमजान आ रहा है और इस पूरे महीने लोगों को बिजली की जरूरत होती है। सरकार को दिखावा करना बंद करना चाहिए और गिलगित बाल्टिस्तान शहर को अंधेरे से बाहर निकालने के लिए तुरंत 24 घंटे डीजल जनरेटर चलाना चाहिए। नेक्स्ट खबर बता दें, इजरायली सेना ने फिर बरपाया गाजा पर कहर। हवाई हमले में 18 लोगों की मौत। जी हां, फिर एक बार इजरायल से बड़ी खबर। इजरायल सेना ने गाजा पर एक और भीषण हवाई हमला किया है। इस हवाई हमले से कोहराम मच गया है। इजरायली सेना ने शनिवार रात को गाजा में जबरदस्त हवाई हमले किए, जिससे कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई। काफी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। चिकित्सा कर्मियों और चश्मदीदों ने रविवार को यह जानकारी दी। इस बीच अमेरिका ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में संघर्ष विराम प्रस्ताव पेश होने पर फिर से वो वीटो शक्ति का इस्तेमाल करेगा। अमेरिका इजरायल का करीबी सहयोगी है। वो बंधकों को छुड़ाने के लिए इजरायल और हमास के बीच वार्ता का पक्षधर है। रफे में रात भर हुए हवाई हमले में एक महिला और 3 बच्चों सहित 6 लोग मारे गए, जबकि अन्य हमले में दक्षिणी शहर खान यूनिस में 5 लोगों की मौत हो गई। अगली खबर की बात करें, जहां यूएनएससी में गाजा युद्ध विराम पर वोटिंग। इजरायल के लिए फैसले की घड़ी। अमेरिका क्या करेगा बता दें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इजरायल हमास युद्ध में तत्काल मानवीय युद्ध विराम की मांग को लेकर मंगलवार को
रिपोर्टिंग होने की संभावना है। इस बार युद्ध विराम का प्रस्ताव अल्जीरिया ने प्रस्तुत किया है। ऐसे में मंगलवार का दिन इजराइल के लिए काफी अहम माना जा रहा है। अगर सुरक्षा परिषद गाजा में युद्ध विराम पर रजामंदी दे देता है तो इजराइल पर आक्रमण रोकने का दबाव बढ़ जाएगा। हालांकि सबकी निगाह अमेरिका पर टिकी हुई है। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, उसके पास वीटो शक्ति भी है जो किसी प्रस्ताव को रोक सकता है। संभावना है कि अमेरिका इस प्रस्ताव पर वीटो कर सकता है। जी हाँ, नेक्स्ट खबर बता दें, अस्थायी सदस्यता को लेकर यूएनएससी पर फिर बरसा अपना भारत। कहा कब तक 188 देशों की आवाज को दबाते रहेंगे। जी हाँ, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार की आवश्यकता पर जोर देते हुए एक बार फिर सबको धो दिया है। भारत ने सवाल किया है कि इस शक्तिशाली अंतरराष्ट्रीय निकाय के 5 परमानेंट सदस्यों की इच्छा वैश्विक संगठन ने 188 सदस्य देशों की सामूहिक आवाज को कब तक उछलती रहेगी। भारत की दहाड़ सुनकर संयुक्त राष्ट्र के मंच पर खलबली मच गई। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने सुरक्षा परिषद में सुधार पर अंतर सरकारी वार्ता में शुक्रवार को इस बात पर जोर दिया कि 15 देशों वाले संयुक्त राष्ट्र निकाय में सुधार के वैश्विक प्रयासों की आधारशिला समृद्ध होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें, पाकिस्तान में नई सरकार को लेकर खत्म नहीं हो रही मुश्किलें। PMLN PPP के बीच तीसरी बैठक भी बेनतीजा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में किसी एक पार्टी को बहुमत न मिलने के बाद गठबंधन सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ जारी है। इस बीच गठबंधन सरकार में सत्ता बंटवारे का फार्मूला तय करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बीच शनिवार को ही बैठक बेनतीजा खत्म हो गई। बैठक में दोनों पक्षों ने लंबी चर्चा की लेकिन किसी फैसले तक ये बातचीत नहीं पहुंच सकी। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए कहा गया कि अभी हल नहीं निकला लेकिन चर्चा में प्रगति हुई और जल्द ही चीजें सुलझा ली जाएंगी। दोनों दलों की संपर्क व समन्वय समितियों के बीच ये तीसरी बैठक थी। PPP और PMLN की समितियां अब सोमवार को फिर से बैठक करेंगी। दोनों पार्टियों की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि दोनों पक्षों ने बैठक में अपने अपने प्रस्ताव रखे हैं। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें कि मुनीर की चाल में फंसे पाकिस्तान के सियासतदान मार्च में आर्मी पहने की कांटों भरा ताज। जी हाँ, पाकिस्तान में अब तक कोई भी दल सत्ता संभालने को तैयार नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान में जनरल आसिम मुनीर ने साफ साफ संदेश दिया है कि अगर फरवरी तक पार्टियों ने सरकार नहीं बनाई तो मार्च में सेना सत्ता संभाल लेगी। पाकिस्तान की मीडिया में यह बात भी हो रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अंदर भी एक बहुत बड़ा तबका इस नाजुक मौके पर सत्ता नहीं संभालना चाहता है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि ये कैसा अजीब और गरीब चुनाव है, इसमें हारने वाले तो धांधली धांधली का शोर मचा रहे हैं, जीतने वाले भी, जी हाँ, हारने वाले फॉर्म 45 लेकर टीवी पर बैठे हैं तो जीतने वाले भी, हारने वाले भी अपनी हार का रोना रो रहे हैं तो जीतने वालों के चेहरे भी उतरे हुए हैं। आखिर ये है क्या दोस्तों? पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल मुनीर की चाल में पाकिस्तान के सियासतदान इतनी बुरी तरह फंस गए कि अब पाकिस्तान में मार्शल लॉ और इमरजेंसी का शोर तेज हो गया है। माना यह जा रहा है कि मार्च में मुनीर मुशर्रफ की तरफ पाकिस्तान की सियासत पर कब्जा कर सकते हैं। पाकिस्तान में ऐसी स्थिति बन गई है कि कोई भी पार्टी सरकार नहीं बनाना चाहती है और इससे मुनीर को बड़ा मौका मिल गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर ऐसे में वाकई होता है तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा अगर मार्शल लॉ वहां लागू हुआ। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, इसी से जुड़ी है, जहां पर पाकिस्तान में थमने रही सियासी कलह, पुलिस से भिड़े इमरान खान के समर्थक। जी हाँ, पाकिस्तान में लगातार आम चुनाव में धांधली की बातें निकलकर सामने आ रही है। चुनाव परिणाम घोषित किए जाने के बाद भी अब तक पड़ोसी मुल्क में कोई दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है तो वहीं जेल में बंद इमरान खान के समर्थक लगातार सड़कों पर उतरकर चुनाव में धांधली के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आम चुनावों में धांधली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान के विभिन्न शहरों में इमरान खान समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प देखी गई है। बताया जा रहा है कि पंजाब के कई शहरों में प्रदर्शनकारियों के इकट्ठा होने से पहले ही पुलिस प्रदर्शन स्थल पर पहुंच गई और पार्टी के कई नेताओं, उम्मीदवारों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया है। नेक्स्ट खबर बता दें, IAF के चिनूक हेलीकॉप्टर में अचानक आई तकनीकी खराबी, पंजाब में कराई गई लैंडिंग। जी हाँ, भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स के एक चिनूक हेलीकॉप्टर को तकनीकी खराबी के कारण पंजाब में बरनाला क्षेत्र के आसपास एक खुले मैदान में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। चालक दल और हेलीकॉप्टर सुरक्षित हैं। ये जानकारी भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी ने साझा किया है, शेयर किया है। घटना में किसी के हताहत होने या संपत्ति के नुकसान की सूचना नहीं है। रिकवरी टीम घटना स्थल पर पहुंच गई। अब जल्द ही समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इससे पहले यानी दिसंबर 2023 को भारतीय वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर की तकनीकी कारणों से हरियाणा के यमुनानगर जिले में एक खेत में एहतियाती लैंडिंग कराई गई। तो वहीं इससे पहले 27 अगस्त 2021 को बिहार के बक्सर में भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टरों की तकनीकी खराबी के चलते इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। उस वक्त हेलीकॉप्टर में वायुसेना के 20 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। खास बात यह रही कि सभी सुरक्षित निकले। अगली खबर आपको बता दें, ईरान ने किया अंटार्कटिका पर सबसे बड़ा दावा। आखिर क्या और गहरा होगा वैश्विक संकट? बता दें, ईरान ने दावा किया है कि अंटार्कटिका उसका है। यहाँ के नौसेना प्रमुख कमांडर रियर एडमिरल शहरम ईरानी ने सितंबर में ही कहा था कि दक्षिणी ध्रुव में तेहरान के पास प्रॉपर्टी अधिकार है। ईरानी के अनुसार उनकी योजना वहाँ अपने देश का झंडा फहराने की और सैन्य व वैज्ञानिक कार्यों को अंजाम देने की है। ईरान का ये भी कहना है कि वो दक्षिणी ध्रुव पर एक नौसेना बेस बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच सवाल ये उठ रहा है कि आखिर तेहरान अंटार्कटिका पर अपना दावा क्यों कर रहा है और इससे वैश्विक संकट पर क्या असर पड़ेगा? जी हाँ, अंटार्कटिका दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है और सबसे दक्षिण में स्थित है। समय के साथ कई देशों ने अंटार्कटिका के लिए अभियान चलाए हैं और क्षेत्रीय दावे भी किए हैं, लेकिन 1 दिसंबर 1959 को दर्जन भर देशों ने अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। महाद्वीप में विवादों को रोकने के लिए बनाई गई संधि को लेकर वॉशिंगटन में एक सम्मेलन हुआ था। उल्लेखनीय है
हैं कि अंटार्कटिक संधि पर दस्तखत करने वाले देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्रिटेन, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका और सोवियत यूनियन शामिल थे। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जर्मनी में भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए कई देशों के समकक्षों से मिले जयशंकर जी। म्यूनिख यात्रा का पूरा ब्यौरा आपको बता दें, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने जर्मनी के म्यूनिख सम्मेलन में कई देशों के समकक्षों के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती प्रदान की। बता दें कि विदेश मंत्री 4 दिनों की यात्रा पर म्यूनिख सम्मेलन में थे, जो आज पूरी हो गई। इस दौरान जयशंकर जी ने सऊदी अरबिया, नॉर्वे, पुर्तगाल, पोलैंड और बेल्जियम के अपने समकक्षों से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों तथा पश्चिम एशिया की स्थिति एवं बहुपक्षवाद जैसे वैश्विक मामलों पर चर्चा की। जयशंकर जी प्रतिष्ठित म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने के लिए जर्मनी में है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट खबर बता दें, मरियम औरंगजेब के बयान से गरमाई पाकिस्तान की सियासत, कहा इमरान खान का सिर कलम कर देना चाहिए था। जी हाँ दोस्तों, इमरान खान की पार्टी के निर्दलीय प्रत्याशी इस चुनाव में फर्जीवाड़े का आरोप लगा रहे। इसी बीच PMLN की नेता मरियम औरंगजेब का एक बयान वायरल हो रहा है। इससे पाकिस्तान की सियासत गर्मा गई है। मरियम औरंगजेब ने कहा था कि 2014 में इमरान खान और उनकी पार्टी PTI के सदस्यों का सिर कलम कर दिया जाना चाहिए था। मरियम औरंगजेब खुलेआम कह रही है कि 2014 में इमरान खान और PTI के लोगों का सिर कलम कर देना चाहिए था। सरकार में आने पर इमरान खान अदियाला जेल में कैसे सुरक्षित रहेंगे। नेक्स्ट खबर बता दें, यूपी से बड़ी खबर, टाइमर बम का ऑर्डर देने वाली मास्टरमाइंड इमराना के खौफनाक इरादे, पूछताछ में किए कई चौंकाने वाले खुलासे। जी हाँ, टाइम बम का ऑर्डर देने वाली मास्टरमाइंड इमराना को उसके मुजफ्फरपुर आवास से यूपी STF ने गिरफ्तार कर लिया है। इमराना ने ही मेरठ में 4 टाइम बम के साथ गिरफ्तार जावेद को ऑर्डर दिया था। इमराना ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पूछताछ में इमराना ने यूपी STF को बताया कि मुजफ्फरनगर में साल 2013 में हिंदू मुस्लिम झगड़ा हुआ था। इस दौरान मेरा घर जला दिया गया था, जिसमें मेरा बहुत नुकसान हुआ था। इसे लेकर मैं बहुत आक्रोशित थी। इसके बाद मैंने जावेद से संपर्क किया था और बम बनवाए थे ताकि कोई दंगा हो तो इसका इस्तेमाल कर सकें। जी हाँ, इमराना ने बताया कि उसने इस बार जावेद को 10 बम बनाने का ऑर्डर दिया था। सोचा था कि कोई दंगा होगा तो इससे तबाही हो जाएगी। जावेद अपने किसी जानने वाले के पास बम बनाता है। जी हाँ, नेक्स्ट खबर बता दें, मंदी में गिरे UK, जापान, भारत की ग्रोथ में नहीं है कोई कमी, अर्थव्यवस्था भर रही रफ्तार। जी हाँ, दुनिया में मंदी ने त्राहिमाम मचा रखा है। कई देश मंदी यानी रिसेशन की चपेट में आ गए हैं। जापान के साथ ही UK भी मंदी की चपेट में आ चुका है। UK और जापान दोनों ही पिछले साल के अंत में मंदी की चपेट में आ गए थे। लगातार 2 तिमाहियों से इन देशों की GDP में भी गिरावट देखने को मिली है। इस बीच साल की शुरुआत में अमेरिकी कंज्यूमर प्राइस की कीमत में उछाल आया है। हालांकि अर्थशास्त्रियों का कहना है कि मुद्रास्फीति अभी भी मोटे तौर पर गिरावट की ओर है। नेक्स्ट खबर बता दें, पिनाका वर्सेस बायरख्तार, आर्मेनिया अजरबैजान संघर्ष में आमने सामने भारत और तुर्की के हथियार। जी हाँ, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में भारतीय और तुर्की के हथियारों के सामने होने की आशंका भी बढ़ गई है। आर्मेनिया ने खुफिया रिपोर्टों के हवाले से दावा किया है कि तुर्की और पाकिस्तानी हथियारों से लैस अजरबैजान पूर्ण पैमाने पर युद्ध की योजना बना रहा है। ऐसे में आर्मेनिया भारतीय और फ्रांसीसी हथियारों के दम पर अजरबैजान का मुकाबला करने की तैयारी में जुटा है। हाल में ही अजरबैजान के साथ सीमा पर हुई झड़पों में 4 आर्मेनियाई सैनिकों की मौत हुई है। सितंबर 2023 में अजरबैजान ने ऐसे ही एक गुपचुप से ऑपरेशन कर नागोर्नो काराबाग के आर्मेनियाई आबादी वाले क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। इससे करीब 10 लाख लोगों का विस्थापन हुआ, जिनमें से ज्यादातर आर्मेनिया में शरणार्थी के तौर पर आकर बसे। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट खबर बता दें, चीन ने विदेशी नागरिक को देश से निकाला, संरक्षित पौधों की हजारों प्रजातियों की चोरी का लगाया आरोप। जी हाँ, चीन ने शनिवार को कहा कि उसने एक विदेशी नागरिक को उसके देश से निर्वासित किया है। बीजिंग ने व्यक्ति पर संरक्षित पौधों प्रजातियों की चोरी करने और उन्हें विदेश भेजने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही देश ने चेतावनी दी है कि बाहरी ताकतों ने उसकी पारिस्थितिकी सुरक्षा का उल्लंघन किया है। देश के राज्य सुरक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी किया, इसमें कहा आरोप लगाया गया है कि विदेशी व्यक्ति ने अवैध तरीके से खुदाई की और चीन की प्रमुख संरक्षित पौधों की प्रजातियों को एकत्र किया। अगली खबर बता दें, नाटो की आसमानी आंख पर रशिया की नजर, अवाक्स किलर मिसाइलों का दोगुना किया प्रोडक्शन। जी हाँ, रशिया ने यूक्रेन युद्ध को देखते हुए अपने अवाक्स किलर मिसाइलों के प्रोडक्शन को दोगुना कर दिया है। इन मिसाइलों का इस्तेमाल यूक्रेन को मिलने वाले F-16 लड़ाकू विमान को समर्थन देने वाले अवाक्स विमानों के खिलाफ किया जाएगा। इससे न सिर्फ अवाक्स विमानों को खतरा होगा, बल्कि दुश्मन के लड़ाकू विमानों के मददगार आसमानी आंख को भी मार गिराएगा। यह मिसाइल जमीन से आकाश तक मार सकती है। यह मिसाइल 100 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। इससे न सिर्फ नाटो को खतरा होगा, बल्कि यूक्रेन की हवाई ताकत भी कमजोर पड़ेगी। अगली खबर बता दें, कतर के PM शेख के बयान ने बढ़ाई हलचल, इजराइल हमास के बीच आखिर कब होगी शांति। दरअसल इजराइल और गाजा पट्टी पर शासन चलाने वाले हमास के बीच पिछले साल अक्टूबर से युद्ध चल रहा है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम के लिए मध्यस्थता कर रहे देश कतर का कहना है कि इस दिशा में फिलहाल कोई खास प्रगति नहीं हो पाई है। कतर का यह बयान ऐसे वक्त सामने आया है जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आरोप लगाया है कि हमास के आतंकवादी अपनी बेतुकी मांगों पर अड़े हुए हैं। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में अपने संबोधन में मानवीय पहलू से जुड़ी समस्याओं का जिक्र किया है। जी हाँ, नेक्स्ट खबर बता दें, नाटो की कैसे होती है फंडिंग। ट्रंप ने सैन्य खर्च को लेकर क्या कहा कि हो गया विवाद। दरअसल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान नाटो सदस्य देशों पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने दो टूक लहजे में कहा कि अमेरिका नाटो के उन सहयोगियों का बचाव नहीं करेगा जो रक्षा पर पर्याप्त खर्च नहीं करते हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि वे रशिया को उन देशों पर हमला करने के लिए
लिए प्रोत्साहित भी करेंगे। ऐसे में नाटो सदस्य देशों में खलबली मच गई है। वर्तमान में नाटो के 31 सदस्य देश हैं। जल्द ही स्वीडन भी नाटो का 32वां सदस्य बन जाएगा। अब तक नाटो में शामिल होने को रक्षा की गारंटी के रूप में देखा जाता रहा है। अगली खबर बता दें, चंडीगढ़ नगर निगम में सबसे बड़ा उलटफेर, मेयर का इस्तीफा, 3 पार्षद बीजेपी में शामिल। आज सुप्रीम कोर्ट में होनी है सुनवाई। जी हां दोस्तों, चंडीगढ़ के नए मेयर मनोज सोनकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी पर धोखाधड़ी से अपना मेयर बनाने का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार की सुनवाई से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष जितेंद्र मल्होत्रा ने इसकी पुष्टि की। इस बीच चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद पूनम देवी, नेहा मुसावर और गुरुचरण काला बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पंजाब के मेयर चुनाव में कथित धांधली के आरोपों को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग के साथ ही नए मेयर के कामकाज पर रोक लगाने और चुनाव के तमाम दस्तावेज सील करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पहली सुनवाई में मेयर के कामकाज पर रोक लगाने के साथ ही तमाम चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी और बैलेट पेपर को सील करने का आदेश दे दिया था। जी हां, नेक्स्ट खबर बता दें, राम वाम श्याम सब एक हो गए, सीएम ममता बनर्जी का संदेश। खाली मामले को लेकर बीजेपी, सीपीआईएम, कांग्रेस पर निशाना। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को आरोप लगाया कि संदेश खाली में हिंसा फैलाने में बीजेपी और वाम दलों के कार्यकर्ता शामिल हैं। उन्होंने एक साथ बीजेपी, सीपीआईएम और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि ये तीनों मिलकर उनकी पार्टी टीएमसी के खिलाफ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राम वाम श्याम एक हो गए हैं। संदेश खाली हिंसा में तृणमूल नेता उत्तम सरदार और शिबू हाजरा की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर भी कार्रवाई कर रही है जिन पर आरोप है, लेकिन क्या बीजेपी ने अपने उन लोगों पर कार्रवाई की जिन्होंने हिंसा फैलाई है? ममता बनर्जी ने संदेश खाली में पुलिस कार्रवाई पर संतोष जाहिर करते हुए कहा कि मैंने पुलिस को खुली छूट दे दी है। दक्षिण 24 परगना के एक और हिंसाग्रस्त क्षेत्र भांगड़ के बाहुबली तृणमूल नेता अराबुल इस्लाम की भी गिरफ्तारी का जिक्र सीएम ममता बनर्जी ने किया और कहा कि जिसके खिलाफ भी आरोप है उन्हें पकड़ा जा रहा है, लेकिन क्या भाजपा अपने लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी जो हिंसा भड़काने में शामिल रहे हैं? साथ ही साथ आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में संदेश खाली मामले की आज सुनवाई होनी और ममता सरकार इस मामले में चौतरफा घिरी है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और इस मामले में पिछले दिनों एक वकील ने जनहित याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में मामले की जांच और उसके बाद की अदालती सुनवाई पश्चिम बंगाल से बाहर करवाने का अनुरोध किया गया था। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट खबर बता दें, एसकेएम ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, केंद्रीय मंत्री और सांसदों को काले झंडे दिखाकर विरोध का किया आह्वान। जी हाँ, एसकेएम ने 21 फरवरी 2024 को पूरे भारत में एनडीए भाजपा सांसदों के खिलाफ बड़े पैमाने पर काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। पंजाब एसकेएम ने 20-22 फरवरी 2024 को भाजपा के सांसदों, विधायकों, मंत्री और जिला अध्यक्षों के खिलाफ 3 दिनों के दिन और रात के सामूहिक विरोध का आह्वान किया है। भविष्य की कार्य योजना तय करने के लिए एसकेएम, एनसीसी और आम सभा की 21-22 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में बैठक होगी। किसानों ने अपील की है कि किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, राष्ट्र विरोधी कानून बनाकर चुनावी बांड और बदले में लाभ के कॉर्पोरेट भ्रष्टाचार को उजागर करें। बताते चले कि किसानों ने अपनी मांगों को लेकर दिल्ली चलो मार्च का ऐलान किया था, लेकिन पंजाब से चले किसानों को हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर रोक लिया गया। शंभू बॉर्डर पर डेरा डाले हुए किसानों को 6 दिन हो चुके हैं। इस बीच आज चंडीगढ़ में किसान नेताओं और सरकार के बीते चौथे दौर की वार्ता हुई। इससे पहले हुई 3 दौर की वार्ताओं में सहमति नहीं बन पाई। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें कि किसान आंदोलन से जुड़ी खबर नहीं सुने तो हम भी पंजाब की तरह हो जाएंगे। जी हाँ, नोएडा के किसानों ने अब सरकार को दी है चेतावनी। दिल्ली एनसीआर किसान आंदोलन से कराह रही है नोएडा। ग्रेटर नोएडा के किसान संगठनों ने भी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। भारी संख्या में किसान गौतम बुद्ध नगर जिले में जगह जगह काफी समय से धरने पर बैठे हुए हैं। यहाँ के किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। धरने में भारी संख्या में महिलाएं, पुरुष, युवा और बुजुर्ग शामिल हैं। धरना किसानों का कहना है कि इस बार लड़ाई आर पार की, अपना हक सरकार से लेकर रहेंगे, जीत कर ही दम लेंगे। जी हाँ, तो वहीं किसानों की मांग पर गतिरोध के बीच पंजाब के 7 जिलों में 24 तारीख तक के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है। हरियाणा के बाद अब पंजाब के 7 जिलों में भी 24 फरवरी तक के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट खबर बता दें, राहुल गांधी का प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल, कहा राम मंदिर गए थे अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या और पीएम मोदी, वहां कोई ओबीसी दिखाई दिया? जी हाँ, प्रयागराज में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इन जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, क्या आपने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा देखी? क्या आपने वहां कोई ओबीसी या एसटी चेहरा देखा? इसमें अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या बच्चन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। उसमें 73% का एक व्यक्ति नहीं था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, यह कैसा हिंदू राष्ट्र है जिसमें 73% लोग हैं ही नहीं। ये लोग बीजेपी चाहते हैं कि आप लोग कभी भी इस देश को कंट्रोल ना कर पाओ, आप अपना हक मांगो। उत्तर प्रदेश के युवाओं को भड़काया जा रहा है, ऐसा बयान राहुल गांधी ने दिया। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय होगी? साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, जहां पर कमलनाथ आज कांग्रेस में है लेकिन परसों कहां रहेंगे ये कोई नहीं कह सकता। जी हां, अटकलों के बीच पूर्व सीएम के करीबी सज्जन वर्मा का सबसे बड़ा बयान। जी हां, कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ को लेकर अटकलों का दौर जारी है। सियासी हलकों में ऐसी चर्चा है कि वो जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इन कयासों के बीच कमलनाथ के करीबी सज्जन वर्मा उनसे मुलाकात करने पहुंचे। मुलाकात से पहले उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कमलनाथ ने राहुल गांधी से बात की है। कमलनाथ कल कांग्रेस में थे, आज कांग्रेस में है, कल भी कांग्रेस में रहेंगे, लेकिन ये परसों का मैं नहीं कह सकता। दरअसल कमलनाथ के आवास पर इन दिनों कई पुराने नेताओं का आना शुरू हो गया है। नेक्स्ट खबर बता दें, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का सबसे बड़ा दावा, कहा 1 महीने में विपक्ष के कई बड़े नेता भाजपा में होंगे शामिल। जी हां, कांग्रेस नेता कमलनाथ के भाजपा में आने के
शक्लें लगाई जा रही हैं। उनके साथ साथ एक अन्य बड़े कांग्रेस नेता मनीष तिवारी के भी भाजपा खेमे में आने की चर्चा जोरों से चल रही है। इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दावा किया है कि अगले 1 महीने के अंदर विपक्ष के कई बड़े नेता भाजपा ज्वाइन करेंगे। इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और बड़े नेता शामिल होंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में भाग लेने के अवसर पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि विपक्ष के भी अनेक नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को देश को आगे बढ़ाने के लिए सही मानते हैं। वे अपनी पार्टीगत बाध्यताओं के चलते खुलकर अपनी बात नहीं रख पाते, लेकिन उनकी आस्था प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों में है। यही कारण है कि वे अपनी अपनी पार्टियों को छोड़कर भाजपा में आ सकते हैं। जी हाँ, साथ ही आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तैयार है। 9 सीटों को साधने के लिए राजस्थान पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह जी। हाँ, राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह जुट गई है। बीजेपी ने मिशन 25 को फतेह करने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं और जनता में जान फूंकने के लिए बीजेपी के केंद्रीय नेताओं ने राजस्थान में दौरे होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 20 फरवरी के दौरे से इसकी शुरुआत होगी। साथ ही साथ आपको बता दें, देश के पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन, सर्वे में योगी आदित्यनाथ दूसरे सबसे लोकप्रिय सीएम। जी हाँ दोस्तों, भारत के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को लेकर किए गए सर्वे का परिणाम काफी दिलचस्प है। हाल ही में किए गए सर्वे के मुताबिक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में दूसरे पायदान पर हैं। तीसरे नंबर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है और सर्वेक्षण के मुताबिक पहले पायदान पर नाम काफी चौंकाने वाला है। क्या आप गेस कर सकते हैं दोस्तों पहले नंबर पर कौन होगा? जी हाँ, सर्वेक्षण के अनुसार ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक 52.7% की अप्रत्याशित लोकप्रियता रेटिंग के साथ पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं 51.3% लोकप्रियता रेटिंग के साथ, यानी ज्यादा का फर्क नहीं है दोस्तों। लेकिन आपके हिसाब से कौन होना चाहिए था पहले नंबर पर? कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। देखते हैं क्या कहते हैं देश की जनता। बहरहाल ये टीवी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।